अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आज हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारा जो है कीमो सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, सबसे पहले उसकी लोकेशन बता रहा है कि ये हमारे बायोलेटरली वेंट्रल होता है, किसके जो ग्लैसोफ्रेंजियल और वेगस नर्व होते हैं उसकी एंट्री पे, जो कि मेडुला में होती है। अब ये कीमो सेंसिटिव एरिया का फंक्शन क्या है, ये हमारा बेसिकली ये सेंसिटिव है। जो कि किसके लिए सेंसिटिव है, ये हमारे जो ब्लड में कोई भी चेंजिंग हो गई, ब्लड CO2 में या हाइड्रोजन में, उसकी कंसेंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग गई उसे सेंसिटिव करेगा। उसके अलावा ये हमारी जो इंस्पायर्ड रैम सिग्नल हैं उनको इंक्रीज़ करता है, और उनके इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ करता है, उनके रेट को भी इंक्रीज़ करता है। और इसके अलावा ये हमारी जो रेट और जो स्ट्रेंथ होती है रेस्पिरेशन को, उसको इंक्रीज़ करता है। उसके बाद है प्राइमरी स्टिमुलस। अब कीमोसेंसिटिव एरिया का जो में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, अब इधर हम इफ़ेक्ट की बात करेंगे, किस किस की, हाइड्रोजन आयन की और CO2 की इफ़ेक्ट की बात करेंगे कीमोसेंसिटिव एरिया में। सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ ब्लड हाइड्रोजन आयन। तो ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ना, वो हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये हमारी ब्लड ब्रेन जो बैरियर होते हैं उसको क्रॉस नहीं करते, और ब्लड CSF बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती। जब क्रॉस करती नहीं है तो फिर इसका कोई भी अफेक्ट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है ब्लड CO2 का इफेक्ट। अब जो ब्लड में जो CO2 होती है वो हमारी ब्लड ब्रेन को क्रॉस करती है। उसके बाद ये हमारा जो ब्लड CSF है, ये बैरियर्स जो होते हैं ये कंबाइन हो जाती है हाइड्रोजन आयन के साथ, तो ये H2CO3 बन जाता है, जो कि बाद में हमारे HCO3 आयन्स में डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन्स में। अब इधर जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे वो हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। फिर क्या होगा कि हमारा जो ब्लड का जो CO2 होगा वो हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया को अफेक्ट कर देगा। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ CSF CO2। अब हमारा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो CO2 होता है वो मोर पोटेंट इफेक्ट होता है उसका कीमोसेंसिटिव एरिया में एज कम्पेयर टू जो कि ब्लड में CO2 होता है। वो क्योंकि हमारा जो CSF होता है उसके पास लेस प्रोटीन बफर्स होते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो रिजल्ट करती हैं कहाँ से, जब भी हमारा CO2 वाटर के साथ बनता है तो फिर H2CO3 बनता है। इसके बाद ये डिसोसिएट होकर HCO3 बनाते हैं, और हाइड्रोजन आयन्स जो होती हैं वो रैपिडली वो नहीं होती। उसके बाद एक कीमो रिसेप्टर्स। अब कीमो रिसेप्टर्स की सबसे पहले लोकेशन, सबसे पहले जो कैरोटिड आर्टरीज होती है वो कहाँ होती है, हमारी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफरकेशन पे। इसके बाद हमारी जो अफेरेंट्स जो होती हैं वो हमारे हेरिंग नर्व के थ्रू ये पास करेंगे, फिर वो ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व के पास जाके फिर हमारे डोर्सोइन्फ्लेट एरिया तक पहुँचती हैं। उसके बाद जो एओर्टिक जो बॉडीज़ होती हैं वो आर्क ऑफ एओर्टा के अलग रन करती हैं। उसके बाद जो अफेरेंट जो होती है वो पास करेगी वेगस नर्व से, पास होके डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया तक चली जाएगी। अच्छा, अब एक कीमो रेस्पिरेटरी जो रिसेप्टर्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स होंगे ये स्टिमुलेट करते हैं जब भी हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और इसके अलावा हमारा CO2 का लेवल बढ़ जाए और ऑक्सीजन का लेवल हाइड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाए। इसके बाद फिर ये हमारे इम्पल्सिस को सेंड करेंगे डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया में, जिसके बाद हमारा इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल में स्विच ऑफ मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे इंस्पायरेशन के पीरियड को लिमिट कर देगा, और एट लास्ट क्या होगा कि हमारी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अलावा अदर फैक्टर जो कि हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू एक्सरसाइज। मतलब कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्पिरेशन लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें क्या क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहले क्या, जो हमारा मोटर कॉर्टेक्स होता है, जब भी हमारे इम्पल्स ट्रांसफ़र करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मसल में, तो वो एक कोलेटरल मसल जो होता है वो सेंड करता है ताकि वो हमारे इंस्पायरेटरी एरिया को एक्साइट कर सके, डोर्सल वाले पार्ट को। उसके बाद बॉडी मूवमेंट जो होगी जब हमारी एक्सरसाइज होती है तो वो हमारी जॉइंट की प्रोप्रियोसेप्टर को एक्साइट कर देंगे, जिसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिट होके हमारी क्या करेंगे, डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया को एक्साइट करेंगे। इसके अलावा हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो एक्सरसाइजिंग मसल्स होंगे वो इम्पल्सिंग सेंड करते हैं, हमारे एक्साइट करेंगे किसको, डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया को। अच्छा, अब है वो फैक्टर जो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। इसमें सबसे पहले इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ वेसोमोटर सेंटर, उसके बाद टेम्परेचर का बढ़ जाना, CO2 का लेवल बढ़ जाना, हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। उसके बाद है वॉलंटरी कंट्रोल रेस्पिरेशन। अब जो वॉलंटरी जो हाइपर वेंटिलेशन होती है, जो कि एक सीरियस डीरेंजमेंट काज करती है ब्लड में, कहाँ हमें
PCO2, पीएच और PO2 में, ठीक है। अब इसको मीडिएट कौन करता है? ये मीडिएट होती है कोर्टेक्स के ज़रिए और जो अदर जो हाईली सेंटर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वो स्पाइनल न्यूरॉन्स के ज़रिए क्या करेगा? हमारे स्पाइनल मसल को कंट्रोल करेगा। अब जे रिसेप्टर्स। अब ये जे रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि हमारे एलुलर वाल्स में प्रेजेंट होती हैं जक्सटापोजिशन में से लेके ये हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज तक ये पड़े होते हैं। अब इसकी स्टिमुलेशन के मतलब कि इसको स्टिमुलेट कौन करता है? ये स्टिमुलेट होते हैं हमारी एनवायरनमेंट ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज विच ब्लड और इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा के जरिए। फंक्शन क्या है ये कि जब भी हमारी स्टिमुलेशन होगी ये हमारी डिस्नेपिया की फीलिंग देते हैं जे रिसेप्टर्स। उसके बाद है पल्मोनरी इरिटेंट रिसेप्टर्स। अब ये भी सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो कि हमारे एपिथेलियम ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाइल्स को सप्लाई देते हैं, जो कि स्टिमुलेट करते हैं इरिटेंट मतलब कि एयरवेज में इरिटेशन काज करते हैं। उसके अलावा ये हमारी कफिंग और स्नीजिंग काज करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि ब्रेन एडिमा का इफेक्ट। अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो डिप्रेस हो जाता है जब भी हमारा सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया क्या काज करती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करती है, ठीक है। अब कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन के काजेज क्या हैं? सबसे पहले सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज की वजह से, या एक्यूट ब्रेन एडिमा की वजह से, या एनेस्थेसिया की वजह से। उसके बाद है प्रेडिक ब्रीथिंग। प्रेडिक ब्रीथिंग वो होती है जब भी कोई पर्सन डीपली हमारे ब्रेथ कर रहा है तो फिर सिलेटिवली और अगेन डीपली, मतलब कि सिलेटिवली कर रहा है फिर अगेन डीपली कर रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेडिक ब्रीथिंग। इसका एग्जाम्पल है चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग। अब भी हमारा चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग होता है क्या? अब ये क्या है? बेसिकली एक प्रेडिक ब्रीथिंग होती है जो कि कैसे काज करती है? जब भी हमारी रिदमेटिक वैक्सिंग और वेनिंग हो जाती है डीप इंस्पिरेशन की, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? जब भी हमारा एक्सप्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो CO2 जो होगा वो इंक्रीज, जो CO2 होगा ब्लोन ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में CO2 का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को इंक्रीज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन लेवल कम हो जाएगा और फिर हमारा जारी बात है CO2 का लेवल भी ब्लोन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारे ब्लड में जो CO2 होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्साइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन सेंटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग के काजेज क्या होते हैं? कार्डिक फेलियर काज करते हैं, ब्रेनस्टेम को डैमेज और हाइपोक्सिया। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक मेरे सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो तो आप कमेंट करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड किया जाए। अपना ख्याल रखें, बाय।